तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंडामेंटल हमने पढ़े हैं उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, किस तरीके से किस किस सिचुएशंस में उसको लगाएंगे, किस तरीके से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं एप्लीकेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कहीं कहीं पे देखोगे बुक में लिखा रहेगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने में किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं इसको सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेसिकली स्टेटमेंट बहुत सारा होगा, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के आप हाइट निकाल सकते हैं या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके पहले कुछ फंडामेंटल को हमें समझना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक सिचुएशंस दे रखा है और इस सिचुएशंस में यहाँ पे एक कुतुब मीनार बनाया है। ठीक है, अब ये हमारा कुतुब मीनार यहाँ पे है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, और ऑब्जर्वर कुतुब मीनार के टॉप को यहाँ नीचे से देख रहा है। सो बेसिकली ये जो डॉटेड लाइन है ये ऑब्जर्वर की क्या कहलाएगी, तो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ठीक है, यहाँ देखना है, मोबाइल रख दो अंदर। ठीक है, सो ये ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट है और इस लाइन ऑफ साइट से अगर एक हॉरिजेंटल में लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाली लाइन क्या होगी, एक हॉरिजेंटल लाइन होगी। ठीक है, साथ में ये लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट जो हमारे हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दूसरा साइड दूसरा फिर सिचुएशन कंसीडर करते हैं। यहीं पे मान लो कि एक आदमी, एक मीनार है यहाँ पे या एक टावर है और ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। क्या देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है और ऑब्जर्वर की जो साइट है उस साइट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींची है। ठीक है, सो बेसिकली अभी ऑब्जर्वर ऊपर है और देख क्या रहा है, नीचे की तरफ। तो ये आपका क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब ऑब्जर्वर आपका ऊपर हो और नीचे देख रहा हो तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जैसा कि एक सिचुएशंस में यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आपको समझाया भी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक घर के बालकोनी में एक लड़की क्या है, यहाँ पे खड़ी है और इस बालकोनी से ये क्या कर रही है, तो किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रही है। एक फुटबॉल है या एक गमला है, ये मान लो ये यहाँ पे कोई ट्री है जिसको देख रही है। तो ये जो ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वेशन है और इस ऑब्जर्वेशन का जो लाइन ऑफ साइट है, वो लाइन ऑफ साइट क्या है, ये है। और इसी लाइन ऑफ साइट के हॉरिजॉन्टल अगर एक लाइन में ड्रॉ करूं तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो ये वाली एंगल क्या कहलाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगी। समझ में आई बातें या नहीं है? ठीक है, तो इस दो कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अगर ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, और अगर ऑब्जर्वर ऊपर है और नीचे की तरफ देख रहा है तो जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अभी जो हम लोग लेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल्स से समझना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें एग्जाम्पल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे इस बार लग रहा है कि बोर्ड में कोई ना कोई जो क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आएगा वो एग्जाम्पल से ही आने की पॉसिबिलिटीज मुझे ज्यादा लग रही है। इसीलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझ स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन को हम लोग एनसीईआरटी बुक के ही हेल्प से समझेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे क्वेश्चन हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे ले लेंगे।
तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को समझने से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर क्या है, ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है। इस तरीके से स्टेटमेंट पढ़ना है और यहाँ पे डायग्राम आपको ड्रॉ भी करते चलना है, क्योंकि अगर डायग्राम एक बार सही बना लिया तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। जो भी प्रॉब्लम देगा वो आप सॉल्व कर लेंगे, बट आपका एक बार डायग्राम अगर गलत बन गया तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हमेशा ये स्टेटमेंट इसी तरीके का आपको लिखा हुआ मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं दिखेगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया इसको सिंप्लीफाई करो, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया इसको इवेल्युएट या सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, स्टेटमेंट्स मिलेंगे। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और जो स्टेटमेंट में कैलकुलेट करना है उसके लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप यूज करेंगे ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, या जो भी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो दिस इज द टावर, और कह रहा है कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, और इस ग्राउंड लेवल पे इसके फुट से 15 मीटर अवे कोई पॉइंट है। सो 15 मीटर अवे ये सी पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर is found to be 60 डिग्री। सो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का वो कितना है, तो वो 60 डिग्री है, ये दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ में आया प्रॉब्लम। एक टावर है, टावर के फुट से 15 मीटर अवे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और आपको क्या करनी है, टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। प्लीज सारे बच्चों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको बीसी की वैल्यू मालूम है लेकिन एबी की वैल्यू मालूम नहीं, अब बताओ एबी और बीसी का जो रेशियो होगा, ये एबी अपॉन जो बीसी होगा, ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्वॉल्व होता है, बताओ। इस एंगल के लिए एबी अपॉन बीसी अगर मैं लिखूं तो इस एंगल के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे हम लोग, tan यूज करेंगे। tan थीटा क्या होता है, p अपॉन बी होता है। तो यहाँ पे tan 60 के लिए आपको लिख देंगे ए बी अपॉन बी सी। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक नोन क्वांटिटी है और एक अननोन क्वांटिटी है, तो इस तरीके से आप एक अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या हम लोग लिखने वाले हैं, tan 60। अगर इस ट्राइंगल के लिए आप tan 60 लेंगे तो आप लिखेंगे ना ए बी अपॉन बी सी, ऐसा ही लिखोगे या नहीं लिखोगे, बताओ बताओ, समझ में आया। ठीक है, सो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को याद है, अगर याद नहीं है तो याद करो। ठीक है, tan 60 कितना होता है मनीष, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, आदित्य tan 60 माही √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी तो हमें मालूम ही नहीं है, ए बी हमें कैलकुलेट करना है, और बीसी हमें मालूम है, बीसी यहाँ पे कितना है 15 मीटर है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी हमारा आ जाएगा 15 √3 मीटर। सो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए ए बी निकाल लिया है, यानी कि हाइट ऑफ द टावर निकाल लिया है। हाइट ऑफ द टावर क्या आया है, 15 √3 मीटर। समझ में आया। तो किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक के फंडामेंटल को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ये देख रहे हो, समझ में आ रहा है, आया या नहीं आया, समझ में आया ये एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने लिया है, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना, क्योंकि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको देख देख के आप समझने का ट्राई करना, समझ में आ जाएगा मुझे लग रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मेरे से पूछ लेना, फिर हम लोग हो सकता है कि एक सेशन ले ले जिसमें हम लोग एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर ले। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, क्या करना है। प्लीज कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है एग्जाम्पल्स वाले, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole ground। ठीक है, मान लो कि ये वर्टिकल पोल है, ठीक है, ग्राउंड पे ये टिका हुआ है। अब क्या कह रहा है कि किसी एक पॉइंट से यहाँ पे क्या कर रखा है, एक टाइटली रोप को हमने बांध रखा है, ठीक है, जिसपे सर्कस आर्टिस्ट क्या है, चढ़ने वाला है। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और ये रोप ग्राउंड लेवल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाना है। अभी आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि किस ट्रायंगल में हम लोग ये सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में आप देखो कि कौन सा नोन वैल्यू है। तो कह रहा है कि ये जो रोप का जो लेंथ है इट इज नोन वैल्यू, है या नहीं। और हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो याद करो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होता है, तो साइन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में साइन 30 ले लें, क्या ले लें, साइन 30 ले लें, देन वी कैन राइट ए बी अपॉन ए सी। ऐसा ही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, आप बताओ। ठीक है, क्या हाइट कहाँ गिवन है, यहाँ पे ये रोप का लेंथ गिवन है। ठीक है, हाँ, तो इस वाले एंगल के लिए P अपॉन H है, तो P ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितने बच्चों को याद है, कितना होता है अपनी साइन 30, याद करो सारे बच्चे याद करो, साइन 30 1/2 है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ए सी क्या है, तो ए सी 20 मीटर है, लिख दिया। सो हमारा यहाँ आ जाएगा 20 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/2 मीटर, तो आ जाएगा 10 मीटर। सो हाइट ऑफ, क्या कैलकुलेट करना था, तो हमें निकालना था हाइट ऑफ पोल। सो हाइट ऑफ पोल क्या आ जाएगा, सो हाइट आ जाइए प्लीज, हाइट ऑफ पोल आ जाएगा 10 मीटर। यहाँ पे कुछ कंसिडरेशंस यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हियर ए बी इज अ पोल एंड ए सी इज लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, बहुत आसान है, करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर अगर ढंग से चीजों को समझ लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, रिप्लाई करो जल्दी। ठीक है, गुड, आगे बढ़े। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ गया भाई, आदित्य, अवनी, मनीष, सूरज, दक्ष, आकर्ष, विराज, अनिका, ठीक, गुड, सारा समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो डायग्राम गिवन था, हर एक सिचुएशंस में डायग्राम गिवन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू a storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्या कह रहा है, अब सुनो यहाँ पे,
प्लीज यहाँ पे देख लो, एक ट्री था जिसका हाइट हमने ग्राउंड से माना है कितना है, ठीक है। तूफान आया, ये टूट गया, कहां से टूटा, तो यहां से टूटा, और टूट के इसका जो टॉप है ये ग्राउंड के साथ ऐसे लगा, कैसे टूटा होगा, तो ये यहां से ऐसे करके टूट के ऐसे गिर गया है, ठीक है, समझ में आया। सो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये ए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है। समझ में आई बात या नहीं यहाँ तक, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट फिर से देखे क्या, अच्छा ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको फिर से, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, सो दिस इज द फुट ऑफ द ट्री, ये क्या है, ट्री का फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो जब ये ट्री टूटा तो इसका टॉप कहाँ पे आ गया, डी पॉइंट पे आया है। सो ये वाली डिस्टेंस जो है ये दे रखी है 8 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ट्री की हाइट कैसे निकल के आएगी, अगर मैं ये बी डी पता कर लूं और बी सी भी पता कर लूं तो दोनों को ऐड कर दूंगा, हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है जरा लिख लेते हैं। हियर AC इज द, हाँ ये 30 डिग्री है, ये गिवन है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। हियर AC इज द हाइट ऑफ द ट्री, और क्या क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि AB हमारा क्या होगा, BD के इक्वल होगा, एक इंफॉर्मेशन तो ये भी है, ठीक है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। अब हमें क्या निकालना है, एक तो BC भी निकालना है, तो BC और CD का जो रेशियो होगा ये tan में होगा, ठीक है। BC अपॉन CD क्या होगा, क्योंकि यही पार्ट तो इसका टूट के ऐसे आया है, ये जो पार्ट है यही तो ए पॉइंट यहाँ पे है, डी पॉइंट पे है, ठीक है ना। ये तूफान के पहले है, तूफान जब आया तो ये पॉइंट यहाँ पे आके टिक गया ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। अब चलते हैं, सो इन ट्रायंगल BCD अगर मैं tan 30 लूं तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो tan 30 हमारा BC अपॉन CD होगा या नहीं होगा, आप बताओ। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। BC तो हमें कैलकुलेट ही करना है, CD की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8 इज इक्वल टू √3 इंटू BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो BC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर, ठीक है। जरा इसको रेशनलाइज कर दो पहले, तो रेशनलाइज करने पे क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा 8√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देन यू विल गेट 3। सो ये BC की वैल्यू हमें निकल के आ गई 8√3/3, ठीक है। हाँ क्या, हाँ इस साइड अगर गिर गया होता तो इधर से बना देते, अगर इस साइड गिरा होता ट्री तो ऐसे ही तो होता, तो ये ऐसे फिर भी डायग्राम तो वही होता, सिचुएशन कुछ ऐसा ही होता, नहीं होता, होता ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी हमारा हाइट ऑफ द ट्री नहीं निकला है, ट्री के उस पार्ट का हाइट पता चला है जो टूटा नहीं है, अब टूटने वाले पार्ट का हाइट पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो sin 30 को हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन BD, BC अपॉन BD लिख सकते हैं या नहीं। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, BC अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 8√3/3, ठीक है, और ये BD, सो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो BD इज इक्वल टू 8√3/3 इंटू 2। सो फाइनली BD की वैल्यू आ गई हमारी, BD इज इक्वल टू
8 2 जा 16 रूट अंडर 3/3 मीटर। ठीक है, अब जरा हम लोग हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट करते हैं। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा? तो हाइट ऑफ ट्री इज AC। AC को क्या लिख सकते हैं? तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC। AB किसके इक्वल है? तो AB BD के इक्वल है। यहाँ लिख दो BD प्लस BC। BD की वैल्यू कितनी आई है? तो BD की वैल्यू आई है 16 रूट अंडर 3/3। BC की वैल्यू कितनी आई थी? 8 रूट अंडर 3/3 मीटर। ऐड करो, क्या आ जाएगा? 24 रूट अंडर 3/3 मीटर। कैंसिल करो, 8 3 जा 24, सो 8 रूट अंडर 3 मीटर। सो हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा? 8 रूट अंडर 3 मीटर। समझ में आया या नहीं? जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो गुड, लिखो फटाफट। लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? सारे बच्चों ने लिख लिया है? आगे बढ़े? हो गया? लिख लिया मनीष? हो गया, चलो। हाँ भाई, तो एक इसमें रेशियो होना चाहिए। देखो क्या दे रखा है, पहले ये देखो, आपको दे रखा है ये CD। पहले मैंने सोचा कि BC निकालना है, कैलकुलेट करना है, ये आ गया। ठीक है, तो CD और BC का जो रेशियो है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्वॉल्व है, पहले ये सोचा मैंने। फिर मैंने देखा कि सिर्फ BC निकालने से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री हमें पता करना है, तो ये BD भी निकालना पड़ेगा। तो BD कैसे पता चलेगा? तो जिसमें ये रेशियो BC अपॉन BD हो, तो BC अपॉन BD क्या है? साइन में भी है। चाहता कोई बच्चा तो कॉस से भी निकाल सकता था, क्योंकि आपको बेस भी मालूम था, हाइपोटेनियस नहीं मालूम था, तो यहाँ पे कॉस भी लगाया जा सकता था और साइन भी लगाया जा सकता है। तो उसमें रेशियो में सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि एक नोन क्वांटिटी होनी चाहिए और दूसरी अननोन क्वांटिटी होनी चाहिए। ये जो रेशियो है, ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्वॉल्व है, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे यूज कर लेना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और जो स्टेटमेंट लिखा है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है और ढंग से समझ के उसको फिर उसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम भी ड्रॉ करना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सारे बच्चों को ध्यान से देखना है स्टेटमेंट, सिर्फ मेरे अकॉर्डिंगली नहीं करना है, जो आपको समझ में आ रहा है वैसा ही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, और देखना है कि सर जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई लग रहा है कि नहीं इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें बीच में बताना भी है। क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at the height of the 3 meter and inclined at the angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो दो तरीके का स्लाइड बनाया है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को कैसा स्लाइड बनाया है? तो जिसका ज्यादा स्टेप नहीं हो, थोड़ा सा सेफ रहे छोटे बच्चों के लिए। तो मान लो कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहां से
इस हाइट का हमने क्या बनाया है, स्लाइड बनाया है। और स्लाइड ग्राउंड के साथ एंगल का बना रहा है, तो गिवन है ये एंगल कितने डिग्री की है तो 30 डिग्री की है। ठीक है, दूसरी एक और भी स्लाइड हमने बनाई है। ठीक है, वो स्लाइड कैसी है, तो वो ज्यादा है, साथ में वो ज्यादा स्टिप भी है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या है, ज्यादा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है। तो बड़े बच्चों के लिए इस तरीके की स्लाइड बनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाइट ऑफ स्लाइड दे रखा है, हमें लेंथ ऑफ स्लाइड पता करना है कि ये स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, ये पता करना है। सो ये ए बी सी, और यहाँ पे ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, ये एंगल कितने का है, तो ये एंगल 30 का है, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे क्या है, लिखेंगे हियर AB is the height of slide, height of slide for uh, for the children, for the children below the age of 5 years, and PQ is the height of slide, height of slide for the elder children, for the elder children, elder children। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो 5 ईयर बिलो की चाइल्ड का जो स्लाइड है उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, और एल्डर चिल्ड्रन की जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है। अब दोनों स्लाइड की क्या करनी है, लेंथ निकालनी है, यानी कि AC निकालनी है। ठीक है, तो देखो एक नोन क्वांटिटी AB है और दूसरी अननोन क्वांटिटी जिसे कैलकुलेट करना है वो AC है। सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन AC के इक्वल होगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, AB कितना है, तो 1.5 है, और AC अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 इंटू 2 मीटर, यानी कि 3 मीटर की ये स्लाइड। ठीक है, तो ये स्लाइड कितने की है, 3 मीटर की है। समझ में आ गई बात। अब दूसरा जो स्लाइड है उसका भी हाइट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो साइन 60 डिग्री लेंगे। तो साइन 60 इज इक्वल टू PQ बाई PR। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, √3/2। PQ कितना है, तो PQ 3 मीटर है। PR, सो हमारा √3 PR is equal to 2 into 3, so PR is equal to 3 into 2 upon √3 मीटर। ठीक है, √3 से 3 को कैंसिल काट करोगे तो 3 आ जाएगा। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 2√3 मीटर, यानी कि PR की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे फाइनली लिख दे रहा हूँ ठीक से, ये आ रही है 2√3 मीटर। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। सो फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। सो 3 मीटर एंड 2√3 मीटर, 2√3 मीटर are the length
लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस। समझ में आया या नहीं? कितने बच्चों को ढंग से समझ में आ गया? आदित्य समझ में नहीं आया? आ गया ना? मनीष, जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। समझ में आ गया? रणवीर, निकिता, रिप्लाई करो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। सारे बच्चों ने लिख लिया? कैलकुलेशन समझ लेना है यार, कैलकुलेशंस भी यहीं से कॉपी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट देखना है कि सर ने क्या बताया है, कैलकुलेशन तो खुद ही से करना है। ठीक है, कैलकुलेशंस क्यों यहीं से देख के एकदम से चाहते हो कॉपी कर ले? ठीक है समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नहीं लिख लिया तुमने? चलो तो अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या स्टेटमेंट है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक टावर है और टावर के फुट से कितने अवे, 30 मीटर अवे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो 30 डिग्री है, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मार्क कर देते हैं। ये भी क्या है, हमारा टावर है, और इस टावर की हाइट ही तो हमें निकालनी है। इसके फुट से 30 मीटर अवे, 30 मीटर अवे एक पॉइंट है, सो दैट पॉइंट इज सी, और सी पॉइंट से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर। सो लिखेंगे हियर ए बी इज हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है, टावर की हाइट है। ठीक है, नाउ कौन सा लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अनिका बताइए। अनिका, यहाँ पे देखो बीसी दे रखा है और ए बी हमें निकालना है, तो ए बी और बीसी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस, हाँ, ए बी अपॉन बी सी चाहिए, ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि ए बी हमारा अननोन है। हाँ, पी अपॉन बी है, तो पी अपॉन बी किस में इन्वॉल्व होता है, टैन में इन्वॉल्व होता है यार। ठीक है ना? ठीक है, टैन में इन्वॉल्व होता है, तो टैन 30 डिग्री ले लेते हैं। टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी क्या है, तो ए बी अननोन है और बी सी नोन है, बी सी इज 30 मीटर। सो ए बी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, तो 30 मीटर इज इक्वल टू √3 इंटू ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू 30/√3 मीटर। √3 से इसको रेशनलाइज कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 मीटर। सो 30√3 और ये 3 मीटर, कैंसिल करो, 10 आ जाएगा, 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर पता चल गया, लिख दो यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है, तो 10√3 मीटर है या नहीं, बताओ। ठीक है, बहुत आसान था ये, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आगे बढ़े, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना? दक्ष समझ में आ रहा है? ठीक है,
हो गया सारे बच्चों का? लिख लिया आकर्ष? चलो अब अगला क्वेश्चन है हमारा 4th। अगला क्वेश्चन हमारा, हम लोगों ने 4th तक कर लिया ना, 5th करना है ना। तो देखो 5th क्वेश्चन, प्लीज बात मत कीजिए। 5th क्वेश्चन कैसा हुआ, कैसे हो? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर एबव एक काइट क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो ग्राउंड है हमारा ये, और यहाँ पे हमने 60 मीटर हाइट पे एक काइट है जो कि फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे काइट है और काइट के स्ट्रिंग को हमने टेम्पोरली यहाँ पे टाई कर रखा है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is a no slack in the string। स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है। सो ए बी सी, ये हाइट गिवन है काइट की, वो है 60 मीटर। ठीक है, सो लिखेंगे यहाँ पे हियर ए बी इज हाइट ऑफ काइट। ठीक है, एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब बताओ अनिका कि कौन सा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे यूज करना चाहिए। प्लीज दूसरा नहीं बोलेगा। हाँ, रेशियो होना चाहिए। ए बी अपॉन पी अपॉन एच किस में इन्वॉल्व होता है, साइन में होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितने बच्चों को याद है? अब नहीं याद करो, √3/2। और ए बी कितना है हमारा, तो 60 है, 60 मीटर है। ए सी हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट √AC इंटू √3 और 2 इंटू 60 क्या आएगा फाइनली, AC इज इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3। √3 से इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी कर दो। सो नाउ यू हैव 2 इंटू 60 इंटू √3 अपॉन 3, 3 2 जा, तो ये आ गया 40 √3। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं आई है क्या, 40 √3 है। हाँ बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी है, 1.7। √3 की वैल्यू कितनी है, 1.7। तो 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे 40 को, तो ज्यादा नहीं आ जाएगा 60 से, करके देखो।
मैथ्स में तो सब कुछ लॉजिकल है, बिल्कुल 1.7321 आता है ना अप्रोक्सली, तो 1.7 को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करो ना 40 से, रख करो, कैसे आता 60 से ज्यादा, जल्दी जल्दी क्विकली, इतना टाइम नहीं है। हाँ आ गया ना ज्यादा, ठीक है, ज्यादा रहेगा ही। अगर ज्यादा नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशंस में क्या है, मिस्टेक है, गलती है, उसको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर या बेस से छोटा नहीं होगा, हमेशा ही बड़ा है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो आज के सेशन में इतना ही रहने दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस बताए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और रिवीजन के ड्यूरेशन में कोई डाउट आते हैं तो अगले सेशन में पूछना, ठीक है। तो आज का सेशन यही पे स्टॉप करते हैं।